हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर झांक कर देखा। तब अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में आग लगी हो। अंदर मेरे ताऊ जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और रज्जो रानी भी उनके बिस्तर पर लेटी थी। एक 60 साल का आदमी इस तरह से करेगा, वो भी अपनी 22 साल की कामवाली के साथ, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रज्जो रानी शादीशुदा थी, फिर भी वो मेरे ताऊजी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है, ये तो मेरी कल्पना से भी बाहर था। उस वक्त मेरे पति किसी काम से बाहर शहर गए थे। रात को सोने से पहले मैंने अपने ताऊजी को दूध देने के लिए उनके कमरे में जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा, वहाँ तो घमासान युद्ध चल रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम दिव्या है और मैं बिहार से हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं खुद को एक औरत ही मानती हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक युवती की चंचलता बाकी है। आज भी मैं बच्चों जैसी शरारतें शुरू कर देती हूँ। इसी वजह से चाहे मायका हो या ससुराल, मैं सबकी लाडली हूँ। मेरा मायका बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ससुराल छोटा और सिंपल है। ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं। मेरे ससुर मेरे पति के सगे पिता नहीं हैं, बल्कि उनके ताऊ हैं। उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन वो अभी भी बहुत तंदुरुस्त हैं। मेरे ससुर रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा शादी नहीं की। उनके तो बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए वे हमेशा अकेले ही रहे। उनका खर्च अब उनकी पेंशन और थोड़ी बहुत खेती की आमदनी से चलता है। ताऊजी का जीवन बहुत नियमित है। वो सुबह शाम सैर करते हैं, दिन में टीवी देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं। मेरे अपने सास ससुर अब दुनिया में नहीं हैं। मेरी शादी से पहले ही मेरी सास की मृत्यु हो चुकी थी और शादी के 1 साल बाद ससुर जी भी स्वर्ग सुधार गए। इसके बाद मेरे बड़े ससुर जी यानी कि मेरे पति के ताऊ जी हमारे साथ ही रहने लगे थे। मेरे ताऊ ससुर जी अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखते थे। उनके बाल और मूछें भले ही आधे सफ़ेद हो गए हों, लेकिन वे अभी भी आकर्षक लगते हैं। मैंने कभी भी लड़कों से दोस्ती नहीं की थी। कॉलेज में भी मेरी इतनी सख्ती थी कि कोई लड़का मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, उनके रोमांटिक किस्से सुनकर ही मैं खुश हो जाती थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती तो मैं चुपचाप सुनती रहती और मन ही मन सोचती कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा रूप और भी ज़्यादा निखरता चला गया। मेरा शरीर भी बदलने लगा था और मैं दिखने में बेहद सुंदर लगने लगी थी। कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं की। शादी से पहले मुझे रोमांस का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। मैंने जो कुछ देखा था वो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था या थोड़ा बहुत मेरी सहेलियों से जानकारी मिली थी। कॉलेज के फाइनल ईयर में जाते जाते मेरा रिश्ता भी तय हो गया। मेरे पति दिखने में तो अच्छे थे। पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया था। सगाई से शादी तक हम कई बार मिले, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में कई खूबसूरत और यादगार पल आए, लेकिन आज मैं आपको मेरे ताऊजी और रज्जो रानी के बारे में बताना चाहती हूँ। शादी के पहले साल में हम दोनों ने बहुत मज़े किए, लेकिन ये घटना मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। मेरे पति उस समय कम जिम्मेदारियों और कम काम के बोझ के कारण हर रोज़ समय पर घर आ जाते थे। वो एक कंपनी में सुपरवाइज़र थे और शाम के 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। तब घर में सिर्फ मेरे ताऊजी ही रहते थे। जब मेरे पति हमेशा की तरह शाम को अपनी साइड से घूम कर आते, तो सबसे पहले मुझसे प्यार करना उनका काम होता था। रात का प्यार तो रोज़ का होता था, लेकिन इसके अलावा भी जब भी समय मिलता हम बस अपने प्यार में डूब जाते थे। 20 साल तक मेरे दिल में जो इच्छाएं दबी हुई थीं,
उन्हें शादी से पहले कभी बाहर आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन शादी के बाद वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी थी और मेरे पति ने उन्हें शांत करने के लिए पूरे दिल से प्रयास किया था। शादी के बाद मेरा शरीर और भी ज़्यादा भर गया था। जब भी मैं आईने में खुद को देखा करती थी तो मुझे अपना नया रूप और भी ज़्यादा हसीन लगता था। मेरे पति भी कहते थे, दिव्या तुम तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। लगभग हर दिन वो मुझसे प्यार जताते और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत होने लगी थी। दिन में जब भी मैं घर पर अकेली होती तो कई बार मेरे मन में इच्छाएं उठने लगती थीं, लेकिन मैं खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश करती थी। इसके कारण मैंने मोबाइल पर अलग अलग तरह की फिल्में देखनी शुरू कर दी, ताकि अकेलेपन में भी मैं अपने मन को संभाल सकूं। जो काम मुझे शादी से पहले स्कूल या कॉलेज में करना चाहिए था, वो सब मैं शादी के बाद करने लगी थी। शाम को जब मेरे पति घर आते तो उनसे ज़्यादा उत्सुक मैं रहती थी। मेरी इस उत्सुकता को देखकर वो कहते थे, क्या हुआ, तुम तो हमेशा ही तैयार रहती हो। तब मैं हंसकर कहती थी, शादी से पहले कोई नहीं मिला। 22 साल तक इस आग में जलती रही हूँ। अगर आपने इसे शांत नहीं किया तो कौन करेगा। अब ज़्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से आ जाओ। रात को जब हम एक साथ होते थे तो मैं कभी अपने पति को किसी ख़ास इच्छा के लिए कुछ कहने का मौका नहीं देती थी। उनकी हर बात को उनसे पहले ही समझकर पूरा कर देती थी। शादी के लगभग 1 साल बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया और वो अब मैनेजर के पद पर थे। इसके चलते उनका घर लौटने का कोई समय नहीं रहा था। सुबह 9 बजे से वो घर से निकलते और रात को 10-11 बजे तक ही घर लौटते थे। तब मुझे ऐसा लगता कि मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। शाम को मैं तैयार होकर बैठी रहती और तभी उनका फ़ोन आ जाता, आज देर हो जाएगी। ये सुनकर तो मैं तड़प उठती थी। कई बार तो मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ता था। फिर भी मैंने खुद को संभाला, क्योंकि उस समय मैंने अपने पति के अलावा किसी और आदमी के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन कभी कभी मेरे मन में विचार आता कि पड़ोस के भाई साहब भी काफ़ी सुंदर और स्मार्ट हैं। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा था। दिन में कई बार मैं भाई साहब के घर जाती, क्योंकि उनकी पत्नी मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। भाई साहब अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर रहते थे। मैं सुबह घर का नाश्ता तैयार करती, फिर अपने ताऊजी को नाश्ता देकर फिर भाई साहब के घर जाती। वहाँ 2-3 घंटे बातें करके लौट आती और फिर दोपहर का खाना बनाती। इसी दौरान हमारी काम वाली रज्जो घर आकर घर के सारे काम निपटा कर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सहेली के घर बैठी थी, तभी भाई साहब का फ़ोन आया कि उन्हें अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर जाना है। ये सुनकर मैं भी अपने घर लौट आई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, तब सीधे किचन में गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि बर्तन गंदे पड़े थे और झाड़ू भी नहीं लगी थी। तब मुझे समझ आया कि रज्जो शायद आज काम पर नहीं आई है। तब मैंने उसे फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा, रज्जो तू कहाँ है? उसने जवाब दिया, दीदी मैं तो घर पर ही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। फिर मैं किचन से बाहर आई तो देखा कि झाड़ू और पानी का डिब्बा हॉल में ही पड़ा हुआ था। तभी रज्जो ने फ़ोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसे दोबारा फ़ोन करने ही वाली थी कि तभी मेरे ताऊजी के कमरे से उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा अगर रज्जो बाहर नहीं है तो वो ताऊजी के कमरे में क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे ताऊजी के कमरे के दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। तब मुझे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले भी ताऊजी किसी से बात करते हुए दिखे थे, लेकिन आज उनकी हंसी कुछ अलग थी। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा हल्का सा खोला और अंदर झांक कर देखा। तब अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। कमरे में तो मानो जैसे आग लगी हुई थी। तब मेरे ताऊजी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और रज्जो भी उनके साथ बिस्तर पर मौजूद थी। उन दोनों की हालत देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी रहकर बस दादा पोती जैसे उम्र के लोगों का खेल देख रही थी।
मैं खुद हमेशा प्यार की भूखी रहती थी। ऐसे में ये कैसे हो सकता था कि जो कुछ मैं देख रही थी उसका मुझ पर कोई असर ना पड़े। मैं ताऊजी को देख रही थी। इस उम्र में भी उनमें कितनी ऊर्जा थी। वो एकदम किसी जवान व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें और रज्जो को ऐसी हालत में देखकर मैं खुद को काबू में न रख पाई और रज्जो की जगह खुद को सोचने लगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सच कहूँ तो मैंने पड़ोस के भाई साहब से अपने ताऊजी के बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन ताऊजी ने कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली या मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। इसलिए मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरे ताऊजी किसी गलत तरह के इंसान हैं। मैं खुद से सोचने लगी कि मेरे ताऊजी अकेले रहते हैं तो शायद भाई साहब ने उनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाया होगा। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया था। एक 60 साल का आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, वो भी 22 साल की काम वाली के साथ। रज्जो भले ही शादीशुदा थी, लेकिन वो दिखने में साफ सुथरी नहीं थी और हमेशा अस्त व्यस्त रहती थी। फिर ताऊजी ने उसे क्यों चुना? मैं कितनी सुंदर हूँ, फिर ताऊजी ने मुझे उस नज़र से क्यों नहीं देखा? ये सोच सोच कर मैं आग बबूला हो रही थी और खामोशी के साथ अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई। तब कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर कल्पनाओं में खोने लगी थी। ताऊजी और रज्जो के शांत होने से पहले ही मैं अपनी ही कल्पनाओं में डूब गई। फिर धीरे धीरे मैं बिस्तर पर बैठकर टीवी देखने लगी। करीब आधा घंटे बाद रज्जो ताऊजी के कमरे से बाहर आई और सफाई करने लगी। जब वो मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर पर बैठा देखा तो वो घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, मैडम जी आप यहाँ? तब मैंने उसको जवाब दिया, तो क्या मुझे अपने घर में नहीं होना चाहिए? उसने कहा, आप तो पड़ोस में गई थी ना? मैंने कहा, हाँ गई थी, लेकिन वापस नहीं आती तो तुम्हारी करतूत का मुझे कैसे पता चलता? ये सुनकर वो डर गई और आधा अधूरा काम छोड़कर तुरंत रफू चक्कर हो गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद घर की सफाई की। तब मेरे ताऊजी भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। दोपहर में मैंने ही उन्हें खाना दिया था, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दिन में जो भी देखा था वही दृश्य रात को मेरे सपनों में आने लगा। अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं ताऊजी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मैं खुद पर काबू खोने लगी थी। तब मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। 1 घंटे पहले ही वो थक कर सो गए थे। जब वो नहीं उठे तो मैंने खुद को जैसे तैसे करके शांत किया और वापस से सो गई। अगले दिन मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो, मुझे रज्जो की जगह लेनी ही है। कुछ भी करके मैं ताऊजी से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। लेकिन ये बात कैसे करूँ, क्योंकि हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात या ऐसा व्यवहार हुआ ही नहीं था। उधर ताऊजी ने खुद को मुझसे कुछ दूरी पर रखना शुरू कर दिया था। जब बातचीत ही ना हो तो बातचीत शुरू कैसे की जाए? लेकिन ये ज़रूर महसूस हुआ कि अब रज्जो पहले से ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। जिस दिन वो शलवार सूट पहन कर आती, उस दिन वो अक्सर बिना दुपट्टा लिए ही ताऊजी के कमरे में सफाई करने जाती। वो सबसे ज़्यादा समय उसी कमरे की सफाई में लगाती थी और मैं अपने कमरे में बैठी आग बगोला रहती। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरे ताऊजी भी अब थोड़ा खुलकर व्यवहार करने लगे थे। जब वो कमरे में सफाई करने जाती तो मेरे ताऊजी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। तब अंदर से उनकी आवाज़ें बाहर तक आती। अंदर क्या हो रहा था, ये सोचते ही मेरा मन गुस्से से भर जाता था, क्योंकि ये सब आवाज़ें सुनकर मैं तड़पने लगती थी। लेकिन मैं खुद को कब तक रोक पाती। आखिरकार मैं अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाना शुरू कर दिया था। मैं अपना पहनावा भी बदल चुकी थी। कुछ नए डिज़ाइन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जो मेरी खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखारते थे। जब तक वो घर में रहती, मैं अपने कमरे में रहती, लेकिन उसके जाने के बाद मैं ताऊजी के सामने जाती और ऐसा व्यवहार करती कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। अब मैंने घर में लंबे कुर्ते छोड़कर शर्ट और ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया था। कभी कभी मैं जीन्स और स्कर्ट भी पहन लेती थी। अब मेरी मेहनत रंग लाने लगी थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि अब ताऊजी मुझे देखने लगे थे। सुबह उठने के बाद मैं ताऊजी को चाय देने जाती
तो अब उन्हें ये समझ में आने लगा था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इसी वजह से अब वो मुझसे ज़्यादा खुलकर बात करने लगे थे। दोपहर के खाने के बाद हम अक्सर साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा, ताऊ जी आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तब मैंने फिर से बात को छेड़ा और उनसे पूछा, ज़रूरत नहीं पड़ी का क्या मतलब है? तब उनको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तब वो बोले, मैं मानता हूँ कभी कभी ज़रूरत महसूस हुई थी। तब मैंने हंसते हुए कहा, जैसे कि रज्जो के साथ। ये शब्द सुनते ही वो हंस पड़े और बोले, इसका मतलब तुम्हें सब पता है? मैंने कहा, हाँ सब पता है मुझे, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भी तो किसी का सहारा चाहिए था। इसके बाद हम दोनों खुलकर हंसने लगे। अब सब कुछ साफ हो गया था। उसके बाद जब भी रज्जो उनके कमरे में जाती तो पहले की तरह दरवाज़ा बंद नहीं होता था, बस थोड़ा बहुत बात होती थी। अब ताऊ जी और रज्जो मेरे साथ भी खुलकर बात करने लगे थे। मैं भी रज्जो से मजाक करती कि हो गया तेरा काम। तब वो हंसकर कहती, हाँ दीदी हो गया। तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ताऊ जी अब भी मुझसे थोड़ा फासला बनाए रखे हुए थे। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, आखिर मेरी बारी कब आएगी। मैं रोज़ नई नई तरकीबों से उनके करीब जाने की कोशिश करती। एक दिन मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई। तब ताऊ जी ने अखबार किनारे पर रख दिया और मुझे देखने लगे। मैं उनके पास खड़ी होकर बोली, ताऊ जी चाय लीजिए। तब उन्होंने मेरी ओर एक अजीब निगाह डाली और फिर चाय का कप उठा लिया। मैं सीधी खड़ी हो गई, लेकिन देखा कि वो अब भी मुझे ही देख रहे थे। तब मैं उनसे पूछने लगी, क्या हुआ ताऊ जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? इस पर वो बोले, तुम्हें ही देख रहा हूँ मेरी प्यारी बहू। इसके बाद फिर से मैंने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? तब वो थोड़ा झिझक गए और फिर बोले, कुछ नहीं। तब मैं उनके थोड़ा और करीब खड़ी हो गई और बोली, आपको मेरी नई साड़ी कैसी लगी है? फिर मैं साड़ी का पल्लू पकड़कर उन्हें घुमाकर दिखाने लगी। तब मुझे पता था कि वो मुझसे थोड़ा डर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बहुत सुंदर। उस वक्त उन्होंने मेरी बातों का थोड़ा बहुत जवाब दिया। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाने के लिए झुकी। तब वो मेरे हाथ को पकड़ लिए। जब मैं उनकी तरफ देखने लगी, तब अचानक से वो पीछे हट गए, जैसे उन्हें जोर का धक्का लगा हो। फिर उन्होंने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। तब मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते और तब मैंने महसूस किया कि ताऊ जी का मेरे प्रति व्यवहार थोड़ा बदलने लगा है। अब ये साफ हो चुका था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक बार मेरा पति किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था। तब रात को सोने से पहले मैं ताऊ जी को दूध देने उनके कमरे में गई। तब जाने से पहले मैंने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। तब उनके कमरे में जाते ही दूध का गिलास उनके पास रखकर मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई। तब वो बैठकर दूध पी रहे थे और हम बातें कर रहे थे। तब मैं उनसे पूछने लगी, ताऊ जी क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी सुंदर है। तब उनकी बात सुनकर मैं मजाक में बोली, तो क्या आपकी नज़र हमेशा मुझ पर ही रहती है? तब वो अचानक चुप हो गए, जैसे मैंने उन्हें डांट दिया हो। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। फिर मैं उठकर जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको बहू, कुछ देर और बैठ जाओ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। तब मैं वहीं पर बैठ गई। इसके बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रात के करीब 12 बजे मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन तब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। कमरे में पहुंचकर मैं खुद को जैसे तैसे करके शांत करके सो गई। अब धीरे धीरे मेरे ताऊ जी का व्यवहार मेरे प्रति और भी ज़्यादा बदलने लगा था, लेकिन बहुत धीमी गति से। वो अब मुझसे खुलकर मजाक करते और कभी कभी मुझे कुछ अश्लील जोक सुनाते। हालांकि इससे आगे वो कुछ नहीं कर रहे थे। दोपहर के वक्त ताऊ जी अक्सर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते या हिंदी की कुछ किताबें पढ़ते रहते थे।
हॉल से मेरे कमरे का दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। एक दिन जब ताऊ जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तब मैं नहाने चली गई। अच्छे से नहा धोकर मैंने बाल धोए और सिर्फ एक तौलिया लपेटकर बाहर निकली। फिर मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर तैयार होने लगी। तब मेरा ध्यान बाहर की ओर था और मैंने देखा कि ताऊ जी अखबार के पीछे से चोरी छुपे मुझे ही देख रहे थे। तब मैंने अपनी अलमारी से एक ब्लैक कलर की साड़ी निकाली, जो कि मेरे पति ने हमारी पहली सालगिरह पर मुझे गिफ्ट की थी। उस साड़ी के साथ एक सुंदर ब्लैक ब्लाउज भी था। तब मैं अच्छे से मेकअप करने लगी और फिर चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। तब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। चाय बनाते समय मैं सोची कि आज ताऊ जी को चाय देते वक्त अपनी पूरी अदाओं का जलवा दिखा दूंगी। लेकिन तभी मुझे हैरत का झटका लगा। ताऊ जी अचानक रसोई में आ गए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। तब मैं बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन ताऊ जी तो किचन में ही शुरू हो गए। अब धीरे धीरे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले ऑटो ड्राइवर सुरेश की है। सुरेश दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन वो अपने रक्शे में एक विदेशी गोरी अंग्रेजन औरत को, जो कि एक बॉडी बिल्डर थी, उसको लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में कुछ कच्चा रास्ता आया, जहाँ पर गन्ने के खेत भी थे। उन खेतों को देखकर वो गोरी अंग्रेजन उत्सुक होने लगती है और कहने लगी कि ऑटो को रोको, मुझे इस खेत में घूमना है। सुरेश ने ऑटो रोक दिया और वो औरत खेतों की तरफ जाने लगी। तभी उसने सुरेश को आवाज़ दी और सुरेश भी उसके साथ गन्ने के खेत में घूमने के लिए चला गया। अंदर जाकर उन दोनों लोगों के बीच में संबंध बनने शुरू हो गए। उस बॉडी बिल्डर अंग्रेजन ने सुरेश को मना करने की जगह खुलकर उसका साथ दिया। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो सुरेश के साथ संबंध बनाने को तैयार हो गई, जबकि वो महिला बॉडी बिल्डर 6 फीट की थी और यदि वो इंडिया के 7-8 लड़कों पर भी अकेली भिड़ जाती तो भी भारी पड़ती। फिर भी वो एक 22 साल का लड़का, जो कि एक नॉर्मल लड़का था, उसके साथ संबंध बनाने लगी, वो भी बिना डरे, बिना शर्मो हया के। दोस्तों, कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी दिल्ली के एक फ्लैट से। दिल्ली के फ्लैट में एक विदेशी बॉडी बिल्डर अंग्रेज़न औरत यहाँ पर कंपटीशन खेलने के लिए आई थी। आपने देखा ही होगा कि जिस तरह पुरुषों की बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार महिलाओं की भी प्रतियोगिता होती है। ये बॉडी बिल्डर महिला काफ़ी अच्छी बॉडी वाली महिला थी, इसलिए ये यहाँ पर प्रतियोगिता खेलने आई थी। यहाँ पर इसे 1 महीना रुकना था, इसलिए इसने होटल न लेकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। ये महिला हर रोज़ सुबह अपने फ्लैट से जिम जाया करती थी। आने जाने के लिए इसने ऑटो लगाया हुआ था। एक दिन सुबह जिस ऑटो को उसने लगा रखा था वो नहीं आया, लेकिन प्रतियोगिता नज़दीक आ रही थी तो इसे जिम जाना ज़रूरी था। इसलिए ये फ्लैट से बाहर निकली और सड़क पर आकर खड़ी हो गई। इतनी लंबी चौड़ी महिला पहलवान को आते जाते हर कोई देख रहा था, क्योंकि ये भारतीय औरतों से काफ़ी अलग थी। हर किसी की निगाहें इसी पर लगातार जम रही थीं, जैसे मानो कोई अजूबा देख लिया हो। इसी बीच एक ऑटो वाला आता है तो महिला उसको हाथ देती है। इशारा देखकर ऑटो रुक जाता है और वो ऑटो वाला पूछने लगता है कि मैडम कहाँ जाना है। अब इन दोनों की भाषा अलग थी, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये ऑटो वाला कोई और नहीं बल्कि सुरेश ही था। तब उस औरत ने इशारे से बताया कि यहीं पास में उसे जाना है। सुरेश ऑटो चलाता रहा और वो रिक्शा में पीछे बैठे बैठे रास्ता बताती रही। सुरेश ने उसको ले जाकर जिम पर छोड़ दिया तो वो सुरेश को पैसे देने लगी। तभी सुरेश हाथ जोड़कर कहने लगा
कि आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वो औरत समझ नहीं पाई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर सुरेश के बोले हुए शब्दों को टाइप किया। तुरंत उसका ट्रांसलेट उसके सामने आ गया। फिर वो समझ गई कि सुरेश के कहने का मतलब क्या है। सुरेश की इस बात से वो काफ़ी खुश हो गई और सुरेश को ज़बरदस्ती पैसे देने लगी। वो सुरेश से इस प्रकार से बात कर रही थी जैसे मानो कितने पुराने दोस्त हों, क्योंकि पश्चिमी देशों के लोग कुछ अलग तरह से ही मिलते हैं। उन लोगों में इस प्रकार का चलन नहीं होता है कि लोग देख रहे हैं तो क्या सोचेंगे। सभी लोग सुरेश और उस बॉडी बिल्डर औरत को देख रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि एक विदेशी अंग्रेजन बॉडी बिल्डर इस लड़के से हंस हंस कर क्या बात कर रही है। तभी उसने अपने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और सुरेश को दिखाया। उसमें हिंदी में लिखा हुआ था कि 2 घंटे बाद मुझे यहीं पर मिलना और दोबारा फ्लैट में छोड़ देना। इतना कहकर वो अपने जिम में चली गई और सुरेश ऑटो लेकर चला गया। ठीक 2 घंटे बाद सुरेश उसी जिम के नीचे आकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद वो औरत बाहर निकल आई और ऑटो में बैठ गई। फिर सुरेश ने उसको उसके फ्लैट पर छोड़ दिया। इस बार भी वो औरत उसे पैसे दे रही थी तो सुरेश मना करने लगा। तो उसने सुरेश को ऑटो साइड लगवाया और सुरेश का हाथ पकड़कर अपने फ्लैट में ले गई। अंदर ले जाकर उसने सुरेश को सोफे पर बैठा दिया और जाकर कॉफ़ी बनाने लगी। जब सुरेश काफ़ी घबरा रहा था क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी औरत को देखकर सुरेश को डर भी लग रहा था। वो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये औरत उसको मारने या पीटने ना लगे, क्योंकि उसका एक हाथ झेल पाना भी सुरेश के बस में नहीं था। वो गोरी मैम कॉफ़ी बनाकर ले आई और फिर उन दोनों लोगों ने बैठकर कॉफ़ी पी। अब तक इन दोनों के बीच जो भी बात हो रही थी वो गूगल पर ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश एक दूसरे को टाइप करके दिखाकर ही हो रही थी, क्योंकि सुरेश को इंग्लिश नहीं आती थी और वो महिला हिंदी जानती नहीं थी। लेकिन गूगल के ज़रिए इन दोनों की बातें काफ़ी अच्छे से हो रही थीं। उसने अपने मोबाइल पर टाइप करके सुरेश को दिखाया कि कल से तुम ही मुझे लेने और छोड़ने के लिए आया करोगे। इसके लिए मैं तुम्हें 2000 रुपये पर डे दिया करूँगी। सुरेश सोचने लगा कि पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद भी वो 2000 नहीं कमा पाता है, लेकिन ये महिला सिर्फ छोड़ने और जाने के और वापस लाने के 2000 रुपये दे रही है। सुरेश यही सोच रहा था कि तभी वो कहने लगी कि अगर कम है तो मैं 3000 पर डे दूंगी। तभी सुरेश बोला, नहीं मैडम, आप 2000 ही दीजिएगा, मैं आपको रोज़ाना ले जाऊंगा और छोड़ दिया करूंगा। फिर सुरेश वहां से जाने लगा तो उस महिला औरत ने उसको गले लगाकर विदा किया। सुरेश ये सब देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित था, क्योंकि ये सब उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। वो वहाँ से ऑटो लेकर चला गया और अगले दिन बताए हुए समय पर उस बॉडी बिल्डर महिला के फ्लैट पर पहुँच गया। कुछ देर बाद वो बॉडी बिल्डर महिला आई और ऑटो में बैठकर जिम चली गई। सुरेश आज नहीं गया, वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगा। 2 घंटे बाद बॉडी बिल्डर महिला नीचे आई और ऑटो में बैठ गई। वो पसीने में भीगी हुई थी, इसलिए कपड़े चिपक गए थे। उसे देखकर सुरेश उत्सुक होने लगा था, लेकिन वो बहुत तगड़ी और मस्कुलर बॉडी वाली थी, इसलिए सुरेश ने नज़रें हटा लीं, लेकिन शीशे में लगातार देख रहा था। सुरेश ने तेज़ी से ऑटो चलाकर उसे उसके फ्लैट पर पहुंचाया। तभी उसने सुरेश से अंदर आने का इशारा किया। सुरेश उसके साथ अंदर चला गया और सोफे पर बैठ गया। सुरेश को अंदर जाते हुए पड़ोस के ही फ्लैट में रहने वाले 4-5 लड़कों ने देख लिया था। इधर वो महिला सुरेश से बैठने को कहकर नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसने टॉवल की आवाज़ लगाई। सुरेश घर में अकेला था तो वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। तो वो खुद तौलिया लेकर पहुंच गया और बाहर से बोला, मैडम टॉवल ले लो। उसने हल्का सा गेट खोलकर हाथ बाहर निकालकर तौलिया लिया और गेट बंद कर लिया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और जाने के बाद सोफे पर बैठ गया।
कुछ देर बाद वो बॉडी बिल्डर महिला ऐसे वस्त्र पहनकर उसके सामने आ गई जिसे देखकर सुरेश खुद से नियंत्रण खोने लगा था और मैडम से कहने लगा कि अब मैं चलता हूँ। तभी मैडम उससे कहने लगी कि कुछ देर बैठ जाओ। फिर सुरेश ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अलीज़ा बताया। अब अलीज़ा और सुरेश के बीच बातें होने लगी थीं। फिर सुरेश उससे बॉडी बिल्डिंग की कुछ बातें पूछने लगा। ये सब बातें टाइपिंग के द्वारा ही चल रही थीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब 15वां दिन आ चुका था। अलीज़ा और सुरेश की काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। ये बात पड़ोस में रहने वाले उन 4-5 लड़कों को भी बहुत ज़्यादा खल रही थी। एक दिन सुरेश अलीज़ा को छोड़कर घर से बाहर निकला ही था कि तभी उन चारों लड़कों ने सुरेश को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। अलीज़ा अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी और वो तुरंत नीचे आ गई और उसने उन चारों लड़कों की अच्छी खासी कुटाई कर डाली। एक लड़की से पिटने के बाद अब वो लड़के उससे बदला लेने की सोचने लगे, लेकिन अलीज़ा इतनी लंबी चौड़ी थी कि उनमें से किसी की भी हिम्मत उससे उलझने की नहीं हो रही थी। अब सुरेश उसे जिम से लेकर आता और वो उसे अपने ही घर पर रखती थी। धीरे धीरे इन दोनों लोगों में नज़दीकियां बढ़ने लगीं और प्यार भी हो गया था। और एक शाम ये दोनों लोग बैठकर खाना खा रहे थे और उसके बाद सुरेश जब घर जाने को हुआ तो अलीज़ा ने उसे रोक लिया। अलीज़ा के कहने पर सुरेश रुक गया और एक ही बेड पर बैठकर ये लोग बात कर रहे थे। तभी अलीज़ा सुरेश के नज़दीक आ गई और दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। उस रात सुरेश और अलीज़ा ने कई बार संबंध स्थापित किए। सुरेश इंडियन लड़का था। उसने घुड़सवारी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई। अलीज़ा को सुरेश का साथ अच्छा लगने लगा था और फिर अब ये खेल शुरू हो चुका था। सुरेश और अलीज़ा घर पर अकेले रहते थे। सुरेश हर रोज़ अलीज़ा के साथ संबंध बनाता। अब सुरेश की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थीं। पैसा भी मिल रहा था और ज़िंदगी का मज़ा भी मिल रहा था। इसी प्रकार कुछ दिन और गुजरे। तब तक अलीज़ा के इंडिया से जाने का समय आ गया, लेकिन अलीज़ा का मन था कि वो जब इंडिया से जाए तो इंडिया के गांव और खेतों की सैर करे। तभी उसने सुरेश से कहा कि चलो मुझे कहीं बाहर गांव क्षेत्र में घुमाकर लाओ। सुरेश ने ऑटो में अलीज़ा को बिठाया और काफ़ी दूर निकल गया। रास्ते में जब खेत पड़े तो अलीज़ा ने एक जगह उतरकर बहुत से खेतों में घूमने लगी। उसके बाद एक काफ़ी घना खेत था जो कि गन्ने का था। उसे देखकर वो काफ़ी उत्सुक होने लगी और सुरेश से उसके अंदर घूमने की इच्छा जाहिर की। सुरेश ने ऑटो रोका। तभी अलीज़ा अंदर जाने लगी और सुरेश को भी आवाज़ दे दी। सुरेश भी उसके साथ अंदर चला गया और फिर वहाँ पर उन दोनों लोगों ने अपने दिल की सारी हसरतें पूरी की। अलीज़ा अगले दिन जाने वाली थी तो इसलिए वो भी आज सुरेश के साथ अपनी आखिरी यादें बनाना चाहती थी। इसलिए दोनों लोगों ने एक दूसरे को खुलकर प्यार किया। सुरेश को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन अलीज़ा बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। उसको पता था कि वो एक साथ 10 पर भारी है। इसलिए वो थकने से काफ़ी देर बाद तक सुरेश के साथ खेत में ही बैठी रही और शाम को ये दोनों लोग फ्लैट पर आ गए। अगले दिन अलीज़ा की फ़्लाइट थी और वो इंडिया से अपने देश वापस लौट गई। इस कहानी में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ था। ये कहानी एक विदेशी महिला का भारतीय लड़के के प्रति प्रेम पर आधारित कहानी है। कहानी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देश और सरहद किसी के दिल को जुदा नहीं कर सकती। यदि दिलों में प्रेम हो तो विदेशी भी अपने हो जाते हैं, यदि प्रेम न हो तो अपने ही घर टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमैया है। अब्बू के अचानक गुजर जाने के बाद हमारे घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारा परिवार अर्श से फर्श पर आ गया था। उनकी मौत के बाद हमें पता चला कि अब्बू ने बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन उठा रखा था। उस लोन को चुकाने के लिए
हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई और अब सिर्फ हमारे पास वही घर बचा था जिसमें हम सब लोग रहते थे। अब्बू के जाने के बाद हमारे खाने के भी लाले पड़ गए थे। हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। मेरी 12वीं की परीक्षा भी सर पर थी, इसलिए मैं भी घर वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। पैसे की तंगी से छुटकारा पाने के लिए अम्मी ने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर को किराए पर दे दिया जाए। किराया आएगा तो कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। अब्बू के समय में हमारे पास सब कुछ हुआ करता था और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं। हम किराएदार की तलाश कर रहे थे और जल्द ही हमें किराएदार मिल भी गया। वो किराएदार एक जवान, खूबसूरत और हट्टा कट्टा मर्द था। उसका नाम जिहान था और वो मेरे ही कॉलेज में एक नए टीचर लगे थे। उन्हें कॉलेज से पता चल गया था कि सुमैया के घर वालों को एक किराएदार की ज़रूरत है। उन्हें घर आते ही हमारे हालातों के बारे में पता चल गया था। एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, सुमैया के बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है और जहाँ तक मैंने देखा है वो किसी के पास ट्यूशन भी पढ़ने नहीं जाती है, फिर उसकी तैयारी कैसे हो पाएगी। अम्मी ने कहा, जिहान बेटा, तुम तो देख ही रहे हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। इसकी ट्यूशन फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिहान सर बोले, आप उस बात की फ़िक्र ना कीजिए, आप सुमैया को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा और ट्यूशन फीस भी नहीं लूँगा। जिहान की ये बात सुन के मेरी अम्मी को तो जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। अम्मी ने कहा, शुक्रिया बेटा, मैं आज से ही सुमैया को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेज दिया करूँगी। मैं उसी शाम से उनके पास पढ़ने के लिए जाने लगी थी। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, वो मुझे बहुत मन लगाकर पढ़ा रहे थे, पर 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। मैं कॉलेज से वापस आते ही उनके पास पढ़ने के लिए चली जाती थी, लेकिन मैं जैसे ही अपनी किताब खोलती थी, किताब में से खुशबू आती जिसे सूंघ कर मैं बेहोश हो जाती। जब मुझे होश आता था तो मेरे कपड़े इधर उधर होते थे और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता था। इस सब के बाद वो मुझे एक गिलास जूस देते थे जिसे पीकर मैं ठीक हो जाती थी। वो मुझसे कहते थे कि सुमैया, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ जाते हैं और तुम बेहोश हो जाती हो। और हाँ, ये बात अपनी अम्मी से मत कहना, नहीं तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी अभी बहुत मुसीबत से गुजर रही हैं, तुम उनकी परेशानी और मत बढ़ाना। मैं तुम्हें रोज़ एक गिलास जूस बनाकर दे दिया करूँगा, जिससे तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी और तुम्हारी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। काफ़ी दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। मैं रोज़ उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी और किताब खोलते ही बेहोश हो जाती थी। जब मुझे होश आता था तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा होता था। अब मैं भी सबसे तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन मैंने वहाँ रखी किताब खोली ही नहीं और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे सोच कर तो मेरी रूह आज भी कांप जाती है। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी और 12वीं की कक्षा में पढ़ती थी। हम बहुत अमीर परिवार से थे। मेरे परिवार में मेरे अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई था। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में भी बुरा वक्त आया और उस बुरे वक्त ने हमारे अब्बू को हमसे छीन लिया था। उनके जाने के बाद उनके पार्टनर ने धोखे से उनका सारा बिजनेस हड़प लिया और सारा बैंक लोन जो अब्बू के नाम से था वो भी नहीं चुकाया। समय से लोन न चुकाने पाने की वजह से बैंक वाले अब मेरी अम्मी को परेशान करने लगे थे। मेरी अम्मी जिससे भी मदद मांगने जाती थी वो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि हमारे मामा मामी और चाचा चाची ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। बड़ी अम्मी ने तो हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था और ना ही बड़े पापा को उठाने देती थी। ये सब वही लोग थे जो हमेशा मेरे अब्बू से मदद मांगने आते थे और मेरे अब्बू दिल खोल कर इन लोगों की मदद करते थे। पर हमारे मुश्किल वक्त में किसी ने हमारी मदद नहीं की। मेरे एक चाचा थे,
उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से शादी नहीं हो पाई थी। जब मेरी अम्मी उनसे मदद मांगने गईं, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो उनके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता रखेंगी, तब वो अब्बू का सारा कर्जा चुका देंगे और उनके बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। मेरी अम्मी को उनकी बातों से इतनी घिन आई कि वो फिर किसी के पास मदद के लिए नहीं गईं। अम्मी ने अब्बू के ऑफिस के अलावा सब कुछ बेच दिया था और सारा कर्जा चुका दिया और बचे हुए पैसों से एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक टाइम के खाने के बाद हमें ये भी पता नहीं होता था कि दोबारा खाना मिलेगा भी या नहीं। मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा छोटा था। जब वो दूध के लिए रोता था तो मेरी अम्मी उसे पानी में चावल का आटा घोल कर पिला देती थी। हमारे बहुत ही बुरे दिन आ गए थे। जब अम्मी को लगा कि ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने कोई काम धंधा करने की सोची। बहुत हाथ पैर मारने के बाद उनको एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी, पर उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि हमारे घर के सारे खर्चे निकल सकें। अम्मी जैसे तैसे मेरे स्कूल की फ़ीस तो भर देती थी, पर ट्यूशन की फ़ीस न भर पाने की वजह से ट्यूशन टीचर ने मुझे क्लास में आने से रोक दिया था। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मेरी अम्मी को सलाह दी कि क्यों ना आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर उठा दो, इसलिए आपको 4 पैसे भी मिल जाएंगे। मेरी अम्मी को उनकी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने घर के बाहर किराए का बोर्ड टांग दिया। उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक सीनियर आमिर से हुई। क्योंकि मेरी ट्यूशन जाना बंद हो गया था तो मेरी मैम ने ही कहा था कि जब तक तुम दोबारा ट्यूशन शुरू नहीं करती तब तक आमिर से ही प्रॉब्लम पूछ लिया करो। ऐसे ही हमारी बात शुरू हुई थी और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास टीचर अर्चना मैम अपनी मैटरनिटी लीव पर चली गईं और उनकी जगह पे एक नए क्लास टीचर आए जिनका नाम जिहान था। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। वो इतने खुशमिजाज थे कि कोई भी उन पर आसानी से भरोसा कर सकता था। एक बार उन्होंने हमारी क्लास में कहा था कि वो इस शहर में नए आए हैं और उन्हें घर ढूंढने में बहुत ही परेशानी हो रही है। उनकी ये बात सुनकर मुझे याद आया कि हमारे घर में भी एक किराएदार की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं अपने टीचर को ही अपने घर का किराएदार बना लूं। यही सोचकर मैंने उन्हें अपने घर का पता दे दिया और शाम को घर आने के लिए बोला। जब ये बात आमिर को पता चली तो उसने ऐतराज़ जताते हुए कहा कि सुमैया, तुम और तुम्हारी अम्मी घर में अकेले रहते हो। तुम जवान हो और तुम्हारी अम्मी भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई हैं। ऐसे में तुम लोग एक जवान लड़के को अपने घर में किराएदार कैसे रख सकते हो, और वो भी तब जब तुम उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती हो। जब तक आमिर की बात मुझे समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिहान सर हमारे घर आ चुके थे। मेरी अम्मी को जिहान सर का स्वभाव बहुत पसंद आया था। वो कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस सीधे स्कूल जाते थे और वापस अपने कमरे में आ जाते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली थी। उनके पास कुछ बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे और जब उन्हें पता चला कि मैं पैसों की वजह से अपने ट्यूशन छोड़ चुकी हूँ तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आप सुमैया को भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करें। मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, पर हाँ सबके बाद भेजिएगा, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और सुमैया को 12वीं के लिए ट्यूशन देना होगा। आमिर को ये बात बहुत ज़्यादा खटकी थी। वो चाहता ही नहीं था कि मैं जिहान सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाऊं, और अगर उन्हें दया ही करनी है तो सबके सामने करें, पीछे से क्यों। वो बोला, देखो सुमैया, मुझे इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कल ही मैंने इसे कुछ आदमियों के साथ देखा था जो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। उन लोगों के साथ एक लड़की भी थी जो गाड़ी की पिछली सीट पर सो रही थी। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे लगता है कि शायद वो लड़की बेहोश थी। मैंने आमिर से कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग सर के मिलने वाले हों और जो लड़की गाड़ी में सो रही हो वो बीमार हो। आमिर अपनी ज़िद पर अड़ चुका था। वो बोला, तुम मानो या ना मानो, मैं इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगा कर रहूँगा। और फिर हम दोनों अपने अपने घर चले आए।
कुछ वक्त तक सब सही चलता रहा। आमिर ने भी जिहान सर के बारे में बात करना बंद कर दिया था, पर मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि हफ्ते में एक दो बार जब मैं ऊपर जाती थी तो सर मुझे एक किताब खोलकर पढ़ने के लिए देते थे। उस किताब को खोलने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था और मुझे बहुत देर बाद होश आता था। जब मुझे होश आता था तो मेरे सारे कपड़े इधर उधर होते थे और मेरे शरीर में एक अजीब किस्म का दर्द मालूम होता था। मेरे उठने के बाद सर मुझे एक गिलास जूस देते थे और कहते थे कि शायद तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हो, इसलिए तुम कमज़ोर होती जा रही हो। वो जूस पीने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगती थी। सर जिहान मुझसे कहते थे कि ये आप अपनी अम्मी से मत कहना, नहीं तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रही हैं, तुम उनकी परेशानी और मत बढ़ा देना। मैंने सर की बात मानकर अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया था, पर अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। मुझे अपने स्कूल से ज़्यादा सर के पास जाने की जल्दी रहती थी। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मुझे उसके बाद जो सुकून मिलता था मैं उसके लिए तड़पने लगती थी। अब आमिर को भी मुझ में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। एक दिन तो उसने सीधे ही पूछ लिया, क्या हो गया है सुमैया, तुम अचानक से बहुत ज़्यादा बदल गई हो। तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं रहता है, क्या अब अपने नए सर को चाहने लगी हो। आमिर की बात मुझे लग गई थी और अब मैंने भी सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए अब मैं जान कर रहूँगी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सर को प्यार तो नहीं करती थी, पर फिर मुझे वहाँ जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूशन के लिए गई और आज तो किस्मत ने भी मेरा साथ दे दिया। सर ने मुझे बुक खोलने के लिए दी और ख़ुद पानी लेने चले गए। मैंने किताब खोलने का नाटक किया और सर के आने से पहले बेहोश हो गई। पानी लेने के बाद सर वापस आए और मुझे बेहोश पड़ा देखकर खुश हो गए थे। उसके बाद वो मुझे उठाकर अपने बेडरूम में ले गए और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। उन्होंने जैसे ही मेरे कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज़ आई, रुको, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आमिर की थी, जो पुलिस के साथ खड़ा हुआ था। मौका पाकर मैं भी उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े संभाल लिए। मैं भागकर आमिर के पीछे छिप गई। एक साथ सारे पुलिस वालों और मोहल्ले वालों को देखकर जिहान डर गया और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में पुलिस वालों ने हमें बताया कि ये कोई जिहान नहीं है बल्कि मुंबई का मशहूर डॉन है, जो बी ग्रेड की फिल्में बनाता है और लड़कियों की तस्करी करता है। ये शहर में एक नया नाम और नया रूप लेकर जाता है, कभी डॉक्टर बनकर, कभी टीचर बनकर, और फिर ज़रूरतमंद लोगों की भलाई करने के नाम पर उनकी बच्चियों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाता है। ये उन बच्चियों को नशीली दवाइयाँ देकर बेहोश कर देता है और फिर उनके साथ गंदा काम करके उनकी फिल्म बनाकर बेचता है, और कभी कभी तो अच्छा ग्राहक मिलने पर पूरी की पूरी लड़की ही बेचकर भाग जाता है। ये हर शहर में एक नया क्राइम करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इसने न जाने कितनी मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरी अम्मी को जब जिहान की सच्चाई पता लगी तो वो रोने लग गई और बोली, अब मेरी बेटी से कौन निकाह करेगा, इसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अम्मी को रोते हुए देखकर आमिर आगे आया और मेरा हाथ थामकर अम्मी से बोला, आप चिंता न कीजिए, मैं कभी भी सुमैया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी अम्मी ने आमिर से पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि सुमैया ख़तरे में है। आमिर बोला, आंटी मुझे इस आदमी पर बहुत पहले से ही शक था, और आज जब मैं सुमैया से मिलने स्कूल पहुंचा तो मैंने इसे उन्हें 3 लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखा था। ये कह रहा था कि मैं कैसे भी करके आज डिलीवरी कर दूंगा, और इसने इसी घर का एड्रेस भी दिया था। जब मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस हादसे को हुए 6 साल हो चुके हैं
और मेरी और आमिर की शादी भी हो चुकी है। मैं आमिर के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब उस हादसे के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह तक लरस जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बाप और बेटी के प्यार की है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 20 साल है। जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा मैंने, मुझे देखने वाले आहें भरने लगे थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। घर में मैं और मेरे पापा रहते हैं। मेरी माँ एक नंबर की कमीनी निकली, अपने आशिक के साथ भाग गई, क्योंकि मेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते थे। आवारा घूमना, शराब पीना, मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। उनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्ते नाते सब पैसे वालों के हैं। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिलाई का काम सीख लिया था। कपड़े सिलकर घर का खर्च चला लेती हूँ। मेरे पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं। दिन रात उनको चिंता सताती रहती है कि मैं शराब पीता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़कर मेरी बीवी चली गई। कोई सुध बुध नहीं रहती। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं, देख लेना संध्या, एक दिन तेरी मम्मी ज़रूर आएगी। लेकिन मुझे पता है वो नहीं आएंगी, क्योंकि मम्मी को धन दौलत शोहरत का नशा चढ़ गया है। वो कभी भी मेरे गरीब बाप के पास लौट कर नहीं आएगी। जब गलीज़ औरत के मुंह बोटी का खून लग जाए तो उसे रोटी हजम नहीं होती। घर का सारा काम करने के बाद मैं सिलाई की मशीन पर बैठती हूँ। पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने चले जाते हैं। मैंने कुछ पैसे उनको देते हुए बोला, बाहर भूख लग जाए तो चाय वाय पी लेना, और हाँ, आते वक्त अपना पैग ले आना। वो शर्माते हुए कहने लगे, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे पता है अगर आप एक दिन भी शराब ना पियो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सारी सारी रात नींद नहीं आती है। मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लग जाते हो। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अभी पैसे देकर बिगाड़ रही हूँ तो एक दिन सुधार भी दूंगी। शाम होते होते मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। पापा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, घर आकर पीना। अगर दोस्तों के साथ बैठ भी गए तो शराब कम पीते। बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हो। खुद को संभालने का भी होश नहीं तो क्यों पीते हो। जैसे तैसे बाहों का सहारा देते हुए मैंने पापा को खाने की टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया। खाना खिलाने लगी। नशे की हालत में उनके अंदर का शैतान जाग उठा। घोड़े सी ताकत लिए उनका शरीर अभी भी जवान था। मेरे खूबसूरत हुस्न को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थीं। मैं समझ चुकी थी कि भूख लगी हो तो हम रोटी से पेट भर सकते हैं, लेकिन जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक जीवन साथी का होना ज़रूरी है। पापा के हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ लग रहे थे। उनका भी क्या दोष था। निगोड़ी मेरी जवानी चारों तरफ से खिल रही थी, जिसे देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। वो तो फिर भी नशे में थे। मेरी मम्मी ने ठीक नहीं किया मेरे पापा के साथ। इस उम्र में छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। सवेरे सवेरे मेरे पापा ने 3-4 पैग लगा रखे थे। एक दिन पीने की आदत अगर मैंने नहीं छुड़ा दी तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। शाम को रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना है, फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। ये सब सोचती हुई मैंने और पापा ने नाश्ता किया। आज ज़्यादा ठंड नहीं थी, फिर भी मैंने पापा के लिए गर्म पानी रखा। तौलिया देते हुए मैंने कहा, क्लीन शेव करके नहा लेना। मैंने गर्म पानी रख दिया है। नहाने के बाद पापा कमरे में आए। उस वक्त मैं कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी, जब वे अपने दोनों हाथों से बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे थे। मैं क्या देखती हूँ कि तौलिया उनकी कमर को छोड़ता हुआ पैरों में आकर गिर पड़ा था। वो मेरे सामने। उनको तो होश कहाँ था कि उनके अलावा कमरे में मैं भी हूँ। उस वक्त उनकी पीठ मेरी तरफ थी। शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत होश भी रखा करो, कहते हुए मैंने पापा का तौलिया लपेट दिया था। आपको याद है ना, हम दोनों को पार्टी में जाना है। होटल के टेरेस पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था। रंग बिरंगी लाइटों के बीच
मधुर संगीत बज रहा था। एक तरफ वेज नॉन वेज खाने की व्यवस्था, तो दूसरी तरफ पीने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक और विदेशी शराब परोसी जा रही थी। हमने वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ गिफ्ट दिया और पार्टी का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद पापा जी ने पैग लिया और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। वो मुझसे आंखें चुराते हुए खूबसूरत लड़कियों और औरतों को देखने लगे थे। एक से एक पटाखा वहाँ घूम रही थी। मैंने देखा उनका गिलास अभी भी भरा हुआ है। वो आज मुंह से नहीं, आंखों से पैमाने पी रहे थे। तभी एक फुलझड़ी हमारे पास आकर कहने लगी, हाय यंग मैन, मेरे साथ डांस करोगे क्या? उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं तो जल भुनकर राख हो गई। पापा उसके साथ खिंचे हुए डीजे फ्लोर तक चले गए। अब दोनों चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। कमीनी कहीं की, खाई पी लगती है। मन करने लगा उसका मुंह नोच लूं। तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी, संध्या, वो तुम्हारे पापा हैं, पति नहीं। जो इतनी जलन हो रही है। वो जवान और हैंडसम हैं, उनका भी तो मन करता होगा किसी औरत के साथ। तुम्हारी मम्मी का तो सुख मिला नहीं उनको। अगर कुछ हो रहा है तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? आज तो मज़ा ही आ गया। पार्टी में रही सही कसर पापा ने पूरी कर दी थी। मैं गुस्से से भड़क उठी। हाँ, आपको तो मज़ा ही आएगा। कैसे चिपक चिपक कर उस औरत के साथ मज़े कर रहे थे। अरे तुम उसे नहीं जानती संध्या, वो तुम्हारी मम्मी की सहेली काव्या है। बेचारी को पति ने छोड़ दिया है। हाँ, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी जम रही थी। मैं फिर जल भुनकर राख हो गई। बोली, उसका पति छोड़कर चला गया और तुम्हारी पत्नी रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी तो वो तुम पर डोरे डाल रही है। मैं ये सब मम्मी को बता दूंगी, वो आने वाली है। हाय राम, मैंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। ये सब तो गुस्से में हो गया था। वो तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी तो मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। सिर्फ तस्वीरों में पता है कि ये मेरी माँ है। इंतज़ार की जब इंतहा हो गई तो पापा समझ चुके थे कि मैंने झूठ बोला था। मम्मी नहीं आने वाली है। वो बोतल से पैग पर पैग लगाए जा रहे थे। मम्मी को याद करते हुए उनका ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे झूठ बोलने की सज़ा मिलनी चाहिए थी। यही सोचकर रात को पापा के कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे की लाइट जल रही थी। पापा खर्राटे लेकर सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। टेबल पर रखी हुई बोतल में अभी भी कुछ शराब बाकी थी। मैंने उसे उठाकर मुंह से लगाया और पूरी खाली कर दी। शर्म मिटाकर बेशर्म जो होना था। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बेड के एक तरफ पापा सो रहे थे तो दूसरी तरफ मैं। मेरा स्पर्श पाकर पापा उठ चुके थे। अभी भी वो नशे में थे। कह रहे थे, संध्या की मम्मी, तुम आ गई हो। मुझे पूरा यकीन था एक दिन तुम ज़रूर आओगी। पापा मुझे मम्मी समझकर अपनी बाहों में भर लिए थे। पापा सवेरे घर की साफ सफाई कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात है पापा जी, बड़े खुश लग रहे हो? वो बोले, रात को तेरी मम्मी आई थी। इतना गंदा घर पड़ा है, क्या सोच रही होगी। मैंने आज से पीना भी छोड़ दिया है। मेरे होंठों पर मुस्कान दौड़ने लगी थी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।